बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आपको कॉन्सेप्ट ऑफ बफर जो है वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। हम इससे पहले जो है वो एसिड, बेस और सॉल्ट को जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। ये इसका चैप्टर का जो है ये लास्ट टॉपिक है। तो हम स्टार्ट करते हैं बफर। देयर आर टू कीज टर्म एसोसिएटेड विद बफर, यानी इससे जो है वो दो टर्म जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। बफर जो है वो आप ये समझ लें एक एक्वा सोल्यूशन है जिसके जो अपनी पीएच की जो वैल्यू है उसको वो स्टेबल रख सकता है। यानी अगर पीएच की वैल्यू उसकी स्टेबल होगी और एक्वा सोल्यूशन की फॉर्म में भी होगा तो वो बफर कहलाएगा। बफरिंग एजेंट इज अ वीक एसिड। जो बफरिंग एजेंट होता है वो वीक एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, या फिर एक वीक बेस होगी साथ में उसका कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। और यही जो चीज़ है यहाँ पर वो हेल्प करती है किसी भी एक्वा सोल्यूशन की पीएच को मेंटेन करने में। अगर हम उसमें ऐड करेंगे अनदर एसिड और बेस, ठीक है, यानी पीएच एक एक्वा सोल्यूशन ले लें, यानी उसको हम बफर जब कहेंगे कि अगर उसमें हम कुछ और एसिड या फिर बेस उसके लिहाज से उसका कॉन्जुगेटेड एसिड या बेस उसमें ऐड करेंगे तो पीएच की वैल्यू जो है वो अपनी मेंटेन रख पाएगा। इफ़ यू एडेड एन एसिड और बेस, अगर उसमें आप ऐड करें एक एसिड और बेस टू अ बफर्ड सॉल्यूशन, इट्स पीएच विल बी नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली। यही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि अगर एक बफर्ड सॉल्यूशन के अंदर एसिड या बेस ऐड होगा तो उसकी पीएच की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। सिमिलरली उसमें अगर वाटर ऐड किया जाएगा उसमें, यानी अलाउ करें वाटर को टू एवापोरेट, विल नॉट चेंज द पीएच। अगर हम ऐड करें वाटर को या फिर हम उसके अंदर के वाटर को एवापोरेट करें, बाय हीटिंग कर सकते हैं वो एवापोरेशन के प्रोसेस के ज़रिए, तो उसकी पीएच की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि बफर इज़ अ सोल्यूशन दैट कैन रेजिस्ट पीएच चेंज अपॉन द एडिशन ऑफ एसिडिक और अ बेसिक कंपोनेंट, यानी कि वो रेजिस्ट करेगा, अपनी पीएच की वैल्यू को चेंज नहीं होने देगा। इट इज़ एबल टू न्यूट्रलाइज स्मॉल अमाउंट ऑफ एडेड एसिड और बेस। उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो न्यूट्रलाइज कर दे अगर हम उसमें स्मॉल अमाउंट किसी भी एसिड या बेस का ऐड करें। दस मेंटेनिंग द पीएच ऑफ सोल्यूशन रिलेटिवली स्टेबल, यानी उसकी फिर अगर न्यूट्रलाइज करेगा भी वो एसिड या बेस अगर ऐड होने के बाद भी, लेकिन अपनी पीएच की जो वैल्यू है उसको वो मेंटेन कर पाएगा। पीएच जो होती है बफर सॉल्यूशन की वो इंडिपेंडेंट होती है आयोनिक स्ट्रेंथ से, और पीएच जो बफर सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो फिर पीएच जो है वो मतलब चेंज होगी, अदरवाइज जो है ये चेंज नहीं होगी। और आयोनिक स्ट्रेंथ से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बफर सॉल्यूशन की अगर हम टाइप्स देखें तो इसकी दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक एसिडिक बफर होता है, एक बेसिक बफर होता है। और ये जो है बनाए जाते हैं वीक एसिड और उसके सॉल्ट का, यानी कि वीक एसिड और उसी से रिलेटेड जो सॉल्ट होगा उससे ये एसिडिक बफर बनेगा, और जो बेसिक बफर होगा वो एक वीक बेस और उसके सॉल्ट से ये मिलकर बनेगा। फॉर एग्जांपल ये आपको देखें एग्जांपल 4 दी हुई हैं। ये एसिडिक एसिड के लिहाज से है, ये एसिडिक एसिड आ गया, साथ में इसका ये सॉल्ट आ गया। अब ये एक वीक एसिड है और उसके लिहाज से सॉल्ट जो है वो उसकी कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगी। जो ये वाली सेकंड वन दी हुई है ये इसकी कॉन्जुगेटेड बेस हो जाएगी। यानी कि ये एक एग्जांपल अगर आपको दी हुई है तो ये एक एसिटिक एसिड आ रहा है, ये एक वीक एसिड है और साथ में ये उसका सॉल्ट है, ठीक है, और ये कॉन्जुगेटेड बेस बन जाएगी उसकी। और यहाँ पर भी देखें बेसिक बफर के अंदर जो है ये अमोनिया और अमोनियम क्लोराइड का है। अमोनिया जो है वो एक वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड जो है वो उसके लिहाज से सॉल्ट आ गया उसका, वो कॉन्जुगेटेड एसिड कहलाएगा। क्लियर। अब हम देखते हैं कि जो हम फूड जो डेली लाइफ में अपनी इस्तेमाल करते हैं उसमें पीएच जो है वो डिपेंड करती है या नहीं करती उसमें, या उसका पीएच से कुछ ताल्लुक है या नहीं। द फूड वी ईट आर कंसिडर एज एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल, यानी कि जो भी हम फूड खाएंगे या तो उसका नेचर एसिडिक होगा या बेसिक होगा या फिर वो न्यूट्रल होगी। एग्जाम्पल में आप देखें मीट, फिश और डेयरी प्रोडक्ट्स, एग्स एंड ग्रेन्स आर एसिडिक। ये जो हैं वो तमाम के तमाम चीज़ें जो हैं मीट, फिश, डेयरी प्रोडक्ट, एग और ग्रेन तक जो हैं वो एसिडिक आ गए। नेचुरल फैट्स, स्टार्च एंड शुगर आर न्यूट्रल, वो न्यूट्रल हो गए इन नेचर। और जितने भी फ्रूट्स हैं और स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स, नट्स, लिग्यूम्स एंड वेजिटेबल्स आर अल्कलाइन इन नेचर, यानी कि अल्लाह ताला की जो तमाम नेमतें हैं इसमें भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर होता है।
द पीएच ऑफ एसिडिक फूड जो है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। जो एसिड है उसकी वैल्यू जो है वो 0 to 7 होगी। अगर पीएच स्केल में अगर ये वैल्यू शो हो रही है तो वो एसिडिक फूड कहलाएगी, और जो न्यूट्रल फूड होगा वो एग्जैक्ट उसकी पीएच जो है वो 7 होगी, जैसे वाटर की होती है 7। और अल्कलाइन फूड इन द फॉर्म ऑफ पीएच 7 to 14, यानी 7 to 14 की अगर रेंज होगी तो वो जो फूड होगी वो अल्कलाइन कहलाएगी या फिर वो बेसिक कहलाएगी। हेल्दी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है वो एक कंट्रोल पीएच लेवल जो उसके सीरम में यानी ब्लड में होना चाहिए वो 7.4 है, जिसको हम 7.4 है क्योंकि ये 7 से जो है वो ग्रेटर है। तो 7 अगर होता तो न्यूट्रल हो जाता, लेकिन 7.4 है तो ये स्लाइटली अल्कलाइन नेचर का होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अब एसिड रेन जो है वो इटसेल्फ क्या है, आप ये प्रीवियस क्लासेस में ये टर्म जो है वो सुन चुके होंगे, एसिड रेन, एसिडिक रेन या एसिड रेन। अब ये है क्या है, जो पॉल्यूशन अगर हवा में इन्वायरमेंट में हमारी बहुत बढ़ जाएगी और उसमें जो गैसेस हैं लाइक अमोनिया या फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ये पानी के अंदर मिलती हैं ये वाली गैसेस या वेपर्स इनके अंदर शामिल हो जाएंगे, वाटर वेपर्स, तो ये फिर एसिड बना लेंगी। लाइक अगर ये बना है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अगर शामिल हुई है पानी के अंदर तो ये नाइट्रिक एसिड बना लेगी। इसी तरह जो है सल्फर डाइऑक्साइड जब पानी के अंदर जो है शामिल होने के बाद वो सल्फ्यूरिक एसिड बना लेगी। तो जब अगर ये बारिश का पानी यानी अगर इसमें शामिल हो गया इन तमाम गैसेस में तो वो जो बारिश होगी वो एक एसिडिक रेन कहलाएगी। तो ये जो रेन है ये एनिमल्स और ह्यूमंस रेस्पिरेटरी सिस्टम पर ये इफ़ेक्ट करती है। यानी अगर वो पानी नॉर्मल जो पानी होता है, यानी अगर किसी दरिया या पॉन्ड का अगर पानी हम पिएंगे और उसमें जो है उससे पहले एसिडिक रेन का वाटर शामिल हो चुका हो तो वो फिर हमारी हेल्थ पे जो है वो इफ़ेक्ट करेगा। अब देखें ये यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एनिमल्स और ह्यूमंस दोनों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये जो इफ़ेक्ट करेगा, और यही सेम जो है इम्पैक्ट इक्वेटिक इकोलॉजी पे भी होता है। इक्वेटिक इकोलॉजी का मतलब है यहाँ पर जो इक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उन पर भी इसका इफ़ेक्ट होता है, क्योंकि जब ये पानी उन पर पड़ता है, मतलब ये पॉन्ड में या रिवर के अंदर अगर पानी शामिल हो जाता है जो एसिडिक रेन का, तो फिर ये जो है इन एनिमल्स के ऊपर भी इसका असर होगा, यानी उनके भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे ये जाकर असर करेगी। और ये इसके अलावा वाटर पॉल्यूशन जो है इट क्रिएट वाटर पॉल्यूशन, यानी वाटर पॉल्यूशन का भी बाइस बनती है, और उसकी जो है केमिकल कॉम्पोजिशन जो वाटर की है वो चेंज हो जाती है यहाँ पर, इस वजह से केमिकल एसिड रेन शामिल होने की वजह से। तो इसकी वजह से जो इकोसिस्टम होता है, इक्वेटिक इकोसिस्टम जो होता है वो डैमेज कर देगी ये, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें ये आ जाएगा कि एसिडिक रेन ऑल्सो कॉज वाटर पाइपलाइंस टू कॉरिड, यानी वाटर पाइपलाइंस जो होती हैं उस पर ये जंग लग जाता है। कॉरिड मीन्स जंग लग जाएगा, और जंग किस चक्कर में लगेगा, यहाँ पर किस बात की वजह से लगेगा कि उसमें जो हैवी मेटल्स हैं आयरन, लेड और कॉपर, वो जो हैं वो यानी जो वाटर होगा उसके साथ मिलकर आयरन ऑक्साइड या ये लेड के साथ भी ऑक्सीजन जो है वो शामिल होकर वो उस जो पाइपलाइन होगी उस पर जंग लगा देगी, यानी उसको डैमेज कर देगी। और इसके अलावा जो हैं वो ये स्टोन्स और मेटल्स स्ट्रक्चर को भी, ये जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं मतलब ये जो क्या कहना चाहिए, ये जैसे मीनार पाकिस्तान हो गया या ये कराची में जो कायद आज़म का टोम्ब है उसके जो स्ट्रक्चर होता है उसकी बिल्डिंग का, उसको भी ये डैमेज करती है। चैप्टर 2 का सबसे लास्ट जो आपका टॉपिक है वो है स्टमक एसिडिटी। स्टमक एसिडिटी के नेम से जो है वो आप सब फेमिलियर होंगे, इसको गैस्ट्रिक एसिड भी कहा जाता है, और ये मतलब आपको नॉर्मल ये प्रॉब्लम जो है वो ह्यूमंस में मिलता है ये। तो स्टमक एसिड ऑल्सो नोन एज गैस्ट्रिक एसिड, ये जो है वो एक कलरलेस वाटर फ्लूइड जनरेट बाय लाइनिंग ऑफ द स्टमक, यानी एक एसिड है जो कि स्टमक की जो वॉल्स हैं, ये अंदर की जो लाइनिंग होती हैं वो जो है वो ये जनरेट करती हैं। इट्स वेरी एसिडिक, नेम है इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और ये एसिडिक नेचर का है एंड एड्स ये हेल्प करता है डाइजेशन में, और डाइजेशन में ये कैसे हेल्प कर रहा है, ब्रेकिंग डाउन मील्स, यानी जो कुछ भी हम खाते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को, ये जो लार्जर मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको वो मतलब वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है उसकी ब्रेकिंग करके। दिस मेक इट ईजियर फॉर आवर बॉडी, उसकी वजह से
मतलब जब वो स्मॉल न्यूट्रिएंट्स में जो या फिर स्मॉल मॉलिक्यूल्स के अंदर जब वो चेंज हो जाएगी हमारी जो भी मील होगी, तो वो फिर हमारे ब्लड के अंदर जो है वो इजीली जो है वो उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो इजीली जो है वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जब फूड पास होगी थ्रू योर डाइजेस्टिव ट्रैक, यानी डाइजेस्टिव ट्रैक यानी हमारा जो अंदर का यानी माउथ से लेके जो एसोफेगस और फिर स्टमक आ गया, उसमें फिर स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, जब वहां से पास होगी तो वो जो उसके मेन न्यूट्रिएंट होंगे, फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मुख्तलिफ एलिमेंट्स वगैरह इसके अलावा भी और शामिल होते हैं, वो हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे। स्टमक के अंदर से जो एसिड का रिलीज होना एक ये नेचुरल प्रोसीजर है, लेकिन ये एक प्रॉब्लम जब बनता है जब हम जो हैं वो कुछ खा पी कर जो हैं वो बैंड होकर यानी उल्टा होकर लेट जाते हैं, मतलब लार्ज मील खाएं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिनर करें 10 o'clock पे और 10 पे हम जो हैं वो जाकर जो हैं वो बेड पे सोने की लिए जो है वो चले जाएं, तो ये जो है उस जब इस तरह अगर हम अपनी एक्टिविटीज़ जो हैं इस तरह अगर करेंगे तो उसके लिहाज से जो है वो जो बॉडी के अंदर जो स्टमक है उसमें से ज़्यादा एसिड रिलीज़ होगा। ठीक है, और अगर रात को सोने से पहले आप ज़्यादा मतलब खाएंगे और ये जो सिट्रस फ्रूट होते हैं, टोमेटो, चॉकलेट, मिंट, गार्लिक, अनियन और स्पाइसी और फैटी मील्स अगर खाएंगे तो उसमें भी फिर ये जो हमारा स्टमक है वो ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है। और अगर कोई अल्कोहलिक बेवरेजेस, कार्बोनेटेड बेवरेज यानी ये जो 7 अप, पेप्सी और ये इस तरह की जो ड्रिंक्स हैं, फिजी ड्रिंक्स, ये अगर लेता है कोई तो उससे भी जो है वो स्टमक एसिडिटी जो है वो बढ़ जाती है, और कॉफ़ी और चाय के इस्तेमाल से भी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि ये जो जितनी भी ये चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल कम से कम किया जाए, यानी अगर एक हद से तजावुज़ करेंगे तो फिर आप स्टमक के अंदर अपने जो हैं वो एसिड के जो हैं वो ज़्यादा रिलीज़ का आप बाइस बनेंगे और स्टमक एसिडिटी जो है वो बढ़ जाएगी। इस पूरे चैप्टर में हमने, सेकंड चैप्टर में हमने एसिड, बेस और सॉल्ट को कवर किया, यानी ये तीनों चीज़ों को हमने डिस्कस किया यहाँ पर, और उसके लिहाज से देखा कि अगर पीएच स्केल जो है वो इन तीनों चीज़ों को मेजर करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है, और किसी भी जो सब्सटेंस का पता लगाना कि वो एसिडिक है या बेसिक है वो सब्सटेंस, तो पीएच स्केल से ही पता चलता है। जो पीएच स्केल है उसकी रेंज 1 से लेके 14 तक है। अगर 1 से लेके 7 तक अगर रेंज आ रही है पीएच स्केल में तो वो जो सब्सटेंस है वो एसिडिक होगा, अगर 7 है तो फिर वो न्यूट्रल होगा, अगर 7 till 14 है तो फिर वो एक बेस को डिस्क्राइब करेगा, यानी कि वो सब्सटेंस एक बेस या फिर अल्कली होगा। ठीक है, अच्छा 1 अगर वैल्यू आई है तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और अगर 14 वैल्यू आई है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होगी वो सब्सटेंस। ठीक है, और अगर कोई न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसको हम डिटरमिन कर सकते हैं, या फिर ओवरऑल ये पूरा का पूरा जो ये एसिड, बेस और सॉल्ट हैं, एक और इंडिकेटर है उसको मतलब इंडिकेट करने का या मालूम करने का, वो इंडिकेटर कहला रहा है। अब इंडिकेटर के अंदर क्या है, क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, उसमें लिटमस पेपर आ जाएगा, रेड कैबेज वाटर। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है उसके अंदर हमें फुल कलर रेंज मिल रही है। अगर एसिड है तो रेंज रेड, ऑरेंज और येलो होगी। अगर न्यूट्रल सब्सटेंस है तो उसमें रेंज आ जाएगी उसकी ग्रीन कलर के ज़रिए शो होगा वो, और अगर बेस है सब्सटेंस तो उसके अंदर हमें ब्लू और पर्पल कलर जो है वो ज़ाहिर होगा वहाँ पर। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो ईजिली जो है वो समझ आ गया होगा। ये लास्ट हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह मैं अब थर्ड चैप्टर जो है वो जल्द ही स्टार्ट करूँगी। अल्लाह हाफिज़।